सोचिए, एक ऐसी शानदार और जटिल फैक्ट्री जो बिना रुके दिन रात काम करती है, और वो भी सिर्फ हमें जिंदा रखने के लिए। आज की इस खास चर्चा में हम इसी अद्भुत आंतरिक मशीनरी के रहस्यों को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा सफर है जो हमें सीधे जीवन की जड़ों तक ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज की हमारी रूपरेखा पर एक नज़र डाल लेते हैं। आज हम जिन मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे वो हैं सजीवों की अदृश्य दुनिया, जैव प्रक्रम का आधार, पोषण और ऊर्जा की खोज, शरीर में भोजन की यात्रा और अंत में श्वसन का रहस्य। बस इन्हीं विषयों से होते हुए हम ऊर्जा की इस पूरी कहानी को समझेंगे, हमारी इस बड़ी दुनिया से लेकर सूक्ष्म कोशिकाओं के अंदर तक। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, सजीवों की अदृश्य दुनिया। आइए अपने आसपास की चीजों को देखकर एक बहुत ही बुनियादी बात पर गौर करते हैं। हम ये कैसे तय करते हैं कि कोई चीज जिंदा है? दौड़ता हुआ कुत्ता, जुगाली करती हुई गाय या फिर बढ़ता हुआ पौधा देखकर हम आसानी से मान लेते हैं कि इनमें जान है। लेकिन अगर वो कुत्ता गहरी नींद में सो रहा हो तब क्या? दरअसल जीवन की असली पहचान बाहर दिखने वाली ये हरकतें बिल्कुल नहीं है। ये तो वो अदृश्य, लगातार चलने वाली आणविक गति है जो उनके अंदर हो रही है। और कमाल की बात यह है कि इसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। यहीं से हम आते हैं भाग 2 पर, जैव प्रक्रम यानी जीवन का आधार। शरीर के अंदर चल रही इस अदृश्य गति को बनाए रखना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। शरीर के इतनी जटिल संरचना को टूटने या बिखरने से बचाने के लिए एक लगातार चलने वाले मेंटेनेंस सिस्टम की जरूरत होती है। मजेदार बात तो यह है कि ये बायोलॉजिकल मरम्मत कभी नहीं रुकती, चाहे कोई गहरी नींद में सो रहा हो या फिर क्लास में चुपचाप बैठा हो। शरीर का रिपेयर वर्क चलता ही रहता है। आराम करते वक्त भी हमारा दिमाग और शरीर ढेर सारी ऊर्जा खर्च करते हैं, तो वो सभी प्रक्रम जो मिलकर इस मेंटेनेंस का काम संभालते हैं उन्हें हम जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और जाहिर सी बात है, इस पूरे काम को बिना रोके चलाने के लिए चाहिए ईंधन, जिसे हम बाहर से लेते हैं। हमारे शरीर की ये बायोलॉजिकल फैक्ट्री मुख्य रूप से 4 विभागों के शानदार तालमेल से चलती है। पहला है पोषण, यानी ईंधन को शरीर के अंदर लेना। दूसरा है श्वसन, उस ईंधन से ऊर्जा को आजाद करना। तीसरा है वहन, इस ऊर्जा और जरूरी चीजों को शरीर के कोने कोने तक पहुंचाना। और चौथा है उत्सर्जन, यानी बेकार और हानिकारक कचरे को शरीर से बाहर निकाल फेंकना। अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, पोषण यानी ऊर्जा की खोज। प्रकृति की एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि अलग-अलग जीव अपना ये ईंधन कैसे हासिल करते हैं। यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग रणनीतियां देखने को मिलती हैं। एक तरफ है स्वपोषी, जैसे कि हमारे पेड़ पौधे, जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। ये सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसी साधारण चीजों का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बना लेते हैं। दूसरी तरफ है विषमपोषी, जैसे जानवर और फंगस। इन्हें जिंदा रहने के लिए बने बनाए जटिल कार्बनिक पदार्थों को खाना पड़ता है, और फिर शरीर के अंदर इन जटिल पदार्थों को पचाने के लिए एंजाइम नामक बायोलॉजिकल उत्प्रेरकों की मदद से इन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना पड़ता है। इसे समझने के लिए अमीबा का उदाहरण बहुत ही शानदार है। एक कोशिका वाला ये जीव अपना खाना कैसे पकड़ता है? ये अपनी कोशिका की सतह से ही उंगलियों जैसे कुछ अस्थायी उभार बनाता है और भोजन के कण को पूरी तरह से घेर लेता है। इसके बाद एक खाद्य रिक्तिका यानी फूड वैक्यूल बनती है, जिसके अंदर वो जटिल खाना पचकर सरल पदार्थों में बदल जाता है और पूरी कोशिका में फैल जाता है। बिल्कुल जादुई है ना? अब आते हैं भाग 4 पर, शरीर में भोजन की यात्रा। आइए देखते हैं कि हम इंसानों के शरीर में यही प्रक्रिया कितना एडवांस रूप ले लेती है। अमीबा की तरह साधारण होने के बजाय हम बहुकोशिकीय जीवों में एक बहुत ही खास और जटिल सिस्टम होता है, जिसे आहार नाल कहते हैं। मुंह से शुरू होकर गुदा तक जाने वाली ये एक लंबी नली है जो एक वयस्क इंसान में लगभग 30 फीट तक लंबी हो सकती है। इसका डिजाइन ही कुछ ऐसा है कि खाना एक के बाद एक कई अलग-अलग चरणों से होकर गुजरता है। ये पूरी यात्रा एक परफेक्ट सीक्वेंस में चलती है। मुंह में लार के साथ मिलते ही खाने का टूटना शुरू हो जाता है। फिर खाना खिसकते हुए पेट यानी आमाशय में पहुंचता है। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन जैसे एंजाइम इंतजार कर रहे होते हैं, जो सीधे प्रोटीन पर हमला करके उसे पचाते हैं। इसके बाद ये आधा पचा हुआ खाना हमारी बहुत लंबी छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत की अंदरूनी दीवारों पर उंगलियों जैसे हजारों छोटे छोटे उभार होते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं।
ये इस सतह का क्षेत्रफल इतना बढ़ा देते हैं कि पोषक तत्व आसानी से सोख लिए जाते हैं और सीधे हमारे खून में पहुंच जाते हैं। चलिए अब पहुंचते हैं भाग 5 पर, श्वसन यानी ऊर्जा का असली रहस्य। खाने का खून में मिल जाना तो बस शुरुआत है, इस पूरी यात्रा का असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। कोशिकीय श्वसन का सबसे पहला कदम हर जीव में एक जैसा होता है और ये कोशिका द्रव्य में घटित होता है। यहाँ 6 कार्बन वाले ग्लूकोज के अणु को बिल्कुल सटीकता से तोड़कर 3 कार्बन वाले पाइरूवेट में बदल दिया जाता है। समझ लीजिए कि ये ऊर्जा के खजाने को खोलने की पहली चाबी है। अब इस पाइरूवेट का आगे क्या होगा, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि कोशिका के पास ऑक्सीजन है या नहीं। यीस्ट जैसे जीवों में जहां ऑक्सीजन नहीं होती, ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम भारी कसरत करते हैं और हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ये लैक्टिक एसिड बनाता है। यही वजह है कि हमें अक्सर मांसपेशियों में ऐंठन महसूस होती है। लेकिन सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला काम होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहां भरपूर ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये पूरी तरह से टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन जाता है। शरीर के अंदर चल रही इस पूरी कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री का सबसे ज़रूरी नतीजा है एटीपी यानी एटीपी का बनना। आप इसे हमारी कोशिकाओं की शुद्ध ऊर्जा मुद्रा या एक माइक्रोस्कोपिक बैटरी कह सकते हैं। श्वसन से जो भी ऊर्जा बाहर आती है वो तुरंत एटीपी अणु बनाने में लग जाती है और फिर यही एटीपी टूटकर हमारी कोशिकाओं में उन अदृश्य आणविक गतियों को चलाती है जिनकी बात हमने इस चर्चा की एकदम शुरुआत में की थी। जरा सोचिए, जीवन को बनाए रखने के लिए हमारा शरीर हर एक सेकंड ऐसी लाखों सटीक रासायनिक प्रतिक्रियाओं को बिना किसी चूक के पूरा करता है। ऐसे में ये सवाल मन में आना लाजमी है कि अभी इसी पल हमें जिंदा रखने के लिए हमारे अंदर जीव विज्ञान के और कौन-कौन से अनदेखे चमत्कार एक साथ मिलकर काम कर रहे होंगे। सच में ये सब जानकर हमें उस अनदेखी लेकिन लगातार चल रही बायोलॉजिकल सिम्फनी की अहमियत समझ आती है, जो असल में हमारे जीवित होने का प्रामाणिक अर्थ है।